ठीक है जी, ऑडियो एकदम क्लियर है, परफेक्ट है। और शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपने इस क्लास को। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले वही 1 मिनट का समय लूंगा आपका। और 1 मिनट के समय में जो गाइडेंस आपको दे रहा हूँ उसे ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि डेफिनेटली इसे फॉलो करने से आपके एग्जाम में फुल में से फुल मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, क्लास में जितनी भी मैं थ्योरी आपको करा रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा थ्योरी आपको कहीं से नहीं करनी, किसी भी किताब से नहीं करनी। बस केवल एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और उसमें भी सबसे बढ़िया तरीका होता है पीवाईक्यू, वो सबसे पहले देखिए, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। इसके लिए आप जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। वहां पर मैं दो तरीके से पीवाईक्यू या एमसीक्यू प्रैक्टिस कराता हूँ। एक तो कम्युनिटी वाले सेक्शन में क्वेश्चन डालकर, जिनको आप आंसर करेंगे तो आपको सेम वही फीलिंग आएगी कि आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं। और फिर उन क्वेश्चन का अगर एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा, मेरे प्लेलिस्ट है वहाँ पर, एक एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम। उसमें जो क्लासेस हैं वो एक्सप्लेनेशन है उन्हीं क्वेश्चंस की। तो जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप इन एमसीक्यूज के है ना पीडीएफ चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम एप्लीकेशन पर एक चैनल है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से। वहां पर आपको एमसीक्यूज के पीडीएफ मिल जाएंगे, इवन चैप्टर और टॉपिक के पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर किसी को ये दोनों मेरे ऑफिशियल चैनल ना मिल रहे हो तो आप सीधे मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप किसी पर भी अपने बैच का नाम लिखकर मैसेज कर दीजिएगा, तो मेरे ऑफिशियल लिंक आपके पास आ जाएंगे। ये दोनों मेरे एक ही नंबर से चलते हैं, 8448832987। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और आज की क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को, सभी को नमस्कार। आज की डेट डाल देता हूं दैट इज 14 नवंबर 2024, यानी कि 14 नवंबर 2024 आज की तारीख है बेटा। और आज की क्लास में ना हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना एक और नया चैप्टर जिसका नाम है इंटरनेट। क्योंकि लास्ट क्लास तक है ना हमने एमएस ऑफिस को कंप्लीट कर लिया हर तरीके से। अब आज की क्लास से हमारा इंटरनेट वाला चैप्टर शुरू होने जा रहा है। बाकी मैं फिर से एक बार बता दूं, पहले भी ये बात मैंने बताई है। देखो, इंटरनेट, इसके बाद नेटवर्किंग, और इसके बाद कंप्यूटर सिक्योरिटी, जिसको केबल सिक्योरिटी भी कह सकते हैं या साइबर सिक्योरिटी भी कहा जा सकता है। तो ये 3 चैप्टर और हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं सभी के लिए। यानी आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये तीनों चैप्टर और आप पढ़ लीजिए। ठीक है, सभी को पढ़ना होता है। इसके बाद है ना छोटे छोटे से 3 चैप्टर और बचेंगे। एक बचता है डीबीएमएस यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक होता है नंबर सिस्टम, और एक होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये वही पढ़ें जिनके एग्जाम में आना हो। ठीक है, और ये ज्यादा बड़े बड़े भी नहीं होते हैं, बहुत बेसिक लेवल पे ही पढ़ना होता है हमको। ठीक है, तो ये वही लोग पढ़ें जिनके एग्जाम में आना है, वरना कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाले चैप्टर से लेकर कंप्यूटर थ्योरी सिक्योरिटी वाले चैप्टर तक सभी लोगों को पढ़ना होता है। ठीक है जी, कोई डाउट है तो जल्दी से फटाफट पूछिए। एक बच्चे का कमेंट है, सर थ्योरी कंप्लीट कर ली है, नोट्स बना लिए हैं। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। देखो, मैं तो यही कहता हूँ हमेशा कि नोट्स खुद से ही बनाने चाहिए, है ना। नोट्स अगर आप खुद से बनाते हैं तो इससे बढ़िया और इससे बेहतर बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। ठीक है, बट फिर भी अगर आप लोग ये कहते हैं कि सर हमें नोट्स नहीं बनाने या बनाने का टाइम नहीं है, तो उसके भी ऑल्टरनेटिव हैं जो मैं आपको बताता रहता हूँ। ठीक है, एक बच्चे ने लिखा है, सर टॉपिक का नेम अपडेट करवा दीजिए। यार पता नहीं, देखो क्या करते हैं मेरे को समझ नहीं आता। मैं डेली है ना टॉपिक का नाम, डेली सही टॉपिक का नाम लिख के देता हूँ, बट है ना क्यों सही नहीं डालते, क्या रीजन है। हर बार है ना मैं हर बार टॉपिक का नाम सही लिख के देता हूँ कि आज की क्लास का टॉपिक का नाम ये है। अब आज भी है ना मैं टॉपिक का नाम लिख के दूंगा कि आज मैंने इंटरनेट वाली क्लास पढ़ाई है। और मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ एमएस ऑफिस ही है ना उस क्लास का टाइटल है ना देखने को मिलेगा। ठीक है, बस 1 मिनट दीजिए, मैनेजमेंट टीम की कॉल आ रही है, बस 1 मिनट।
ऑडियो क्लियर है? एक बार कमेंट सेक्शन में और बता दीजिए, फिर मैं क्लास को अब शुरू करने जा रहा हूँ। एक बार फिर से बता दीजिए, ऑडियो क्लियर है? हाँ, देखिए एक बच्चे ने कमेंट भी लिखा है कि सर सारी क्लासेस पर MS ऑफिस ही लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं वही तो बता रहा हूँ भाई, मैं ना हर दिन डेली है ना चैप्टर का नाम सही से लिख कर देता हूँ कि आज मैंने ये चैप्टर पढ़ा है, और पता नहीं क्यों सेम डे पर है ना उसको चेंज नहीं करते हैं। बाकी मैं दोबारा कह के देख लूंगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और आज की क्लास को। सबसे पहले वंस अगेन नमस्कार सभी को नमस्कार। देखो आज के सेशन में है ना हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक और नया चैप्टर, इसका नाम है बेटा इंटरनेट। अगर आप है ना किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम का सिलेबस देखेंगे तो वहां पर आपको इंटरनेट शब्द लिखा हुआ जरूर मिलेगा। इंटरनेट लिखा हुआ मिल जाएगा, नहीं तो लिखा मिलेगा इंटरनेट रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, यानी कि इंटरनेट से संबंधित शब्दावली के बारे में पढ़ के आइए। कुछ इस तरीके से आपको लिखा हुआ जरूर मिलेगा। आजकल कुछ सिलेबस को मैं देख रहा हूं वहां पर लिखा था इंटरनेट एंड ईमेल्स, ऐसे लिख देते हैं। तो इंटरनेट एंड ईमेल्स में इंटरनेट वाले चैप्टर के अंदर ही ईमेल वाला टॉपिक डिस्कस हो जाता है, ठीक है? तो यानी इंटरनेट है ना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है जो हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है। और हम देखते भी हैं कि जब पेपर होता है तो कुछ ना कुछ इंटरनेट से संबंधित, इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन हमें जरूर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? अब एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि कुछ सिलेबस है ना मैंने ये भी देखे हैं जहां पर इंटरनेट और नेटवर्किंग ऐसा अलग अलग नहीं लिखा मिलेगा, वहां लिखा मिलता है डेटा कम्युनिकेशन, जिसे हिंदी में कहा जाएगा डाटा का संचार। और डाटा का संचार यानी डेटा कम्युनिकेशन वाले इस एक टॉपिक के अंदर ही है ना दो चैप्टर आ जाते हैं, और ये है इंटरनेट और नेटवर्किंग। जैसे ये चीज है ना हमें दिल्ली पुलिस के पेपर में देखने को मिलती है, कांस्टेबल वाले पेपर में भी और हेड कांस्टेबल वाले पेपर में भी। वहां पर लिखा हुआ आता है डेटा कम्युनिकेशन को पढ़ के आइए। अब डेटा कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि इंटरनेट भी पढ़िए और नेटवर्किंग वाला चैप्टर भी पढ़िए। तो क्या ये दोनों आपस में कोरिलेट होते हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए इन दोनों को मिलाकर डाटा कम्युनिकेशन शब्द बनाया गया है? तो आंसर है जी हाँ, ये दोनों आपस में कोरिलेट हैं। मतलब अगर आप इंटरनेट वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आप नेटवर्किंग वाले चैप्टर को भी जरूर पढ़ के जाइए। समझ में आ गई बात? क्योंकि इंटरनेट की बहुत सारी जो बातें हैं वो आपको है ना इसमें मिल जाएंगी, मतलब जुड़ी हुई बातें नेटवर्किंग वाले चैप्टर में। और ऐसी जब नेटवर्किंग पढ़ रहे होते हैं तो कई सारी बातें हमें है ना नेटवर्किंग से जुड़ी हुई इंटरनेट वाले चैप्टर में देखने को मिलती हैं। तो मुद्दे की बात हमें यहाँ पर यह समझ में आई कि अगर हम इंटरनेट पढ़ रहे हैं तो इसके साथ साथ है ना हमें नेटवर्किंग वाले चैप्टर को भी पढ़ के जाना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो हम है ना इंटरनेट वाले चैप्टर को आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे ही ये खत्म होगा फिर नेटवर्किंग वाले चैप्टर को भी शुरू कर देंगे, ठीक है बेटा? देखो इंटरनेट वाले चैप्टर को है ना मैं एक क्वेश्चन के थ्रू शुरू करना चाहूंगा, और ये क्वेश्चन इंटरनेट वाले शब्द से ही शुरू होगा। मतलब ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में भी इंटरनेट शब्द ही लिखेंगे, और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा, ये एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ही है जो इस तरीके से पूछा गया कि व्हाट इज इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट बेसिकली होता क्या है। तो अब मैं आपको है ना 4 ऑप्शन दे रहा हूं, और उन चारों ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि कौन सा सही आंसर है, ठीक है? तो ऑप्शन ए पे मान लीजिए अगर लिखा हुआ आ जाए दैट इज इंटरनेट एक नेटवर्क है, तो क्या ये सही आंसर है? हिंदी में भी है ना नेटवर्क को नेटवर्क ही कहा जाता है। जिसको भी नॉलेज हो वो बताइए, जरूरी नहीं कि अगर किसी को नहीं पता तो तुक्का मार रहे हैं तो तुक्का मत मारिएगा, ठीक? क्या हम इंटरनेट को इंफॉर्मेशन हाईवे कह सकते हैं? इंफॉर्मेशन हाईवे कह सकते हैं, जिसको हिंदी में सूचना हाईवे कहा जाएगा। क्या हम इंटरनेट को हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कह सकते हैं? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, क्या ऐसा कहा जा सकता है? हिंदी में कहा जाएगा नेटवर्कों का नेटवर्क, नेटवर्कों का नेटवर्क। क्या हम है ना इंटरनेट को वेब के नाम से भी बोल सकते हैं? तो इन चारों में से कौन सा शब्द सही है? विच ऑप्शन इज राइट फॉर इंटरनेट?
यानी कि जब आपसे ये पूछा जाए कि इंटरनेट क्या है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, तब तक है ना मैं आपको एक एक करके सभी ऑप्शन के बारे में जानकारी देता हूं। जैसे, क्या हम इंटरनेट को नेटवर्क कह सकते हैं? हाँ, इंटरनेट को नेटवर्क कहा जा सकता है, बट नेटवर्क कहने का मीनिंग क्या होता है? नेटवर्क का बेसिकली मतलब क्या है? तो बेटा देखो, नेटवर्क का मतलब होता है कनेक्शन, यानी कि जोड़ना। अगर आप दो डिवाइसेस को कह दीजिए या फिर दो कंप्यूटर को कह दीजिए, अगर आपस में जोड़ रहे हैं, तो इसी को क्या कहा जाएगा? इसी को नेटवर्क कहा जाएगा। तो इससे एक बात तो तय हो जाती है कि किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए कम से कम दो डिवाइसेस की आवश्यकता तो जरूर पड़ेगी, या किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए दो कंप्यूटर्स की आवश्यकता तो जरूर पड़ेगी। ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी एक सिंगल कंप्यूटर में नेटवर्क जैसा शब्द नहीं आ सकता। ये उसी तरीके से है जैसे अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं अपना ही दोस्त हूं, है, या किसी आदमी से पूछा जाए कि तुम्हारा दोस्त कौन है, वो कह रहा है मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं अपना ही दोस्त हूं। तो है ना, रियल लाइफ में, है ना, इंसानी जीवन में शायद ये बात आपको सुनने को मिल जाए। ये उन लोगों के लिए ऐसी बात उन लोगों के केस में ये बात सुनी जाती है जो इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, जिन्हें किसी से मिलना जुलना, किसी से बात करना पसंद नहीं होता, उन्हें इंट्रोवर्ट कहते हैं। तो उनके केस में ना ऐसा सुनने को मिल सकता है कि मैं अपना ही दोस्त हूं, मैं अपने से ही बात करता हूं, अपने में खुश रहता हूं। ये रियल लाइफ की बात है, इंसानी जीवन की। बट हम किसी नेटवर्किंग की बात करें तो वहां तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी अगर एक सिंगल कंप्यूटर आपके सामने रखा हुआ है, इसका किसी से भी कोई कनेक्शन नहीं है, तब वहां पर नेटवर्क शब्द का इस्तेमाल किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता। क्योंकि नेटवर्क बनाने का मतलब होता है जोड़ना, और जोड़ने के लिए कम से कम दो डिवाइसेस या दो कंप्यूटर की आवश्यकता तो आपको जरूर पड़ेगी। समझ में आ गई बात? अब इस बात को बेटा ऐसे समझिएगा, मैं यहां पर डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। जैसे सपोज दैट कि ये कोई नेटवर्क है, तो नेटवर्क कहने का मतलब ही क्या हुआ? यानी कि जोड़ना। ठीक है, तो सपोज दैट कि हम ऐसे भी है ना कनेक्शन जोड़ सकते हैं। जैसे मान लो ये कोई पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर, ये भी कोई पर्सनल कंप्यूटर है, या कि ये कोई दो डिवाइसेस भी हो सकती हैं, और इन दोनों के बीच में हमने कनेक्शन जोड़ दिया। अब ये कनेक्शन तार से जोड़ा हो या बिना तार के जोड़ा हो, वो बाद में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल हमने दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? नेटवर्क बन गया। ठीक है, बट ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, सबसे कम से कम। ज्यादा से ज्यादा तो रिक्वायरमेंट आपकी जो भी होगी उसी हिसाब से है ना आप यहाँ पर डिवाइसेस को कनेक्ट कर लेंगे। भाई जरूरी थोड़ी है कि किसी नेटवर्क में केवल दो ही डिवाइसेस हों, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। जैसे सपोज दैट कि है ना किसी नेटवर्क में दो से ज्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, उसी तरीके से जैसे हमारे घर में इंटरनेट कनेक्शन होता है। जैसे मान लो हमने एक इंटरनेट कनेक्शन लिया और हमारे घर के कम से कम 5 डिवाइसेस उस इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ने जा रहे हैं, जिनमें हमारे घर में 3 मोबाइल फोन है, एक लैपटॉप है और एक टैबलेट है। तो हमारे घर के 3 स्मार्टफोन, एक लैपटॉप और एक टैबलेट, 5 डिवाइसेस हो गई। और ये पांचों की पांचों डिवाइसेस, हमारे घर में एक डिवाइस लगाई जाती है जिसका नाम होता है बेटा राउटर। नाम सुना है? जब आप इंटरनेट लगवाओगे अपने घर पर, तो राउटर नाम की एक डिवाइस लगाई जाएगी, और उस राउटर नाम की डिवाइसेस से आपके घर में क्या जितने भी डिवाइसेस हैं उन सभी को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, जैसे 3 मोबाइल फोन हो गए, एक लैपटॉप हो गया, एक टैबलेट हो गया, तो 5 डिवाइसेस का इस राउटर से जुड़ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये भी नेटवर्क कहलाएगा। ठीक, अब सपोज दैट कि हम यहाँ पर स्मार्टफोन या टैबलेट या फिर लैपटॉप की जगह सभी को कंप्यूटर मान लेते हैं, और एक केस कंसीडर करते हैं, जैसे साइबर कैफे होता है। साइबर कैफे नाम सुना है? इंटरनेट कैफे, जहां पर आप 10-20 रुपए देकर घंटे भर के लिए इंटरनेट चलाने जाते हो दुकान पर। तो वो साइबर कैफे या इंटरनेट कैफे जिसे कहा जाता है, मान लो वहां पर आप गए हैं, तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको। वहां पर है ना, जैसे जितने भी कंप्यूटर रखे हुए हैं उन सभी को राउटर जैसी डिवाइस से जोड़ दिया जाता है। बट उस साइबर कैफे में या इंटरनेट कैफे में हमें एक चीज और देखने को मिलती है, और वो ये है बेटा कि वहां पर एक डिवाइस और भी रखी हुई मिलेगी जिसका नाम होता है प्रिंटर। जैसे अगर आप किसी भी साइबर कैफे में जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि वहां पर आपको प्रिंट आउट निकालने पड़े। मान लो आप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं जिसका आपको प्रिंट आउट चाहिए। बट हम ये नोटिस करते हैं किसी साइबर कैफे में कि जितने भी पीसी रखे हुए हैं, जितने भी ये पर्सनल कंप्यूटर रखे हुए हैं, इन सभी कंप्यूटर के साथ प्रिंटर नहीं रखा होता। जैसे इस साइबर कैफे में 5 कंप्यूटर हैं, तो 5 कंप्यूटर के साथ 5 प्रिंटर नहीं होते हैं।
उस पूरे साइबर कैफे या इंटरनेट कैफे में एक ही प्रिंटर नाम की डिवाइस होती है बस। और ये मेन प्रिंटर जो है ना, ये भी कहाँ रखा हुआ मिलेगा आपको, ये भी एक ही जगह पर रखा हुआ मिलेगा। कहाँ? जहां पर जिसका वो साइबर कैफे है ना या इंटरनेट कैफे, उसका जो मुख्य कंप्यूटर जहां पर रखा होगा उसी के पास रखा रहता है। जब आप किसी शॉप में एंटर करते हैं ना, तो जनरली शुरुआत में ही एक व्यक्ति कंप्यूटर लेके बैठा होगा और उसी के पास में प्रिंटर रखा होगा। वो साइबर कैफे चलाने वाला संचालक होता है ना, वहाँ का ओनर होता है, ऐसे बोल दीजिए। तो वो अपने पास प्रिंटर रख लेता है। अब साइबर कैफे में अंदर जाएंगे आप, कोई भी फाइल डाउनलोड करेंगे और उसका प्रिंट आउट आपको चाहिए, तो आप जैसे ही बोलेंगे ना भैया मुझे प्रिंट आउट निकालना है, तो वो क्या कहता है वहाँ का संचालक या वहाँ का ओनर कि भैया अपने ही कंप्यूटर से प्रिंट कमांड दे दो, तो मेरे पास रखे हुए प्रिंटर से ही आपके प्रिंट आउट निकल जाएंगे। ऐसे कोई दूसरा व्यक्ति कहेगा मुझे भी भैया प्रिंट आउट चाहिए, तो वो क्या कहता है तुम भी प्रिंट कमांड दे दो, मेरे पास रखे हुए प्रिंटर से प्रिंट निकल आएंगे। तो इसका मतलब उसने क्या किया है, उसने अपने साइबर कैफे या इंटरनेट कैफे में ये जो प्रिंटर है ना, इस प्रिंटर को सभी के सभी कंप्यूटर के साथ शेयरेबल कर दिया है, यानी कि साझा कर दिया है। और इस तरीके से ये प्रिंटर 5 कंप्यूटर के बीच में अकेला काम कर रहा है, कनेक्शन की वजह से, नेटवर्क की वजह से। समझ में आ गई बात? तो ये एक एग्जांपल मैंने समझाया आपको नेटवर्क का, जो जनरली हमें किसी साइबर कैफे या इंटरनेट कैफे में देखने को मिलता है, जहां पर एक राउटर से कंप्यूटर्स को जोड़ देते हैं और एक प्रिंटर को सभी कंप्यूटर के साथ शेयरेबल बना देते हैं, ताकि सभी कंप्यूटर एक ही कॉमन प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल सकें। बट यहाँ मुद्दे की बात क्या है और क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? क्वेश्चन ये आएगा बेटा, इस पूरे नेटवर्क में टोटल मिला के पीसी कितने हैं? यानी 5 पीसी हैं। पीसी का मतलब हो गया बेटा कंप्यूटर, ठीक। एक यहां पर रखा हुआ बेटा राउटर। राउटर को है ना नेटवर्किंग के टर्म में अगर बोला जाए तो क्या बोलते हैं? इसे नेटवर्किंग डिवाइस के नाम से बोलेंगे। जब आपसे पूछा जाएगा ना कि व्हाट इज राउटर, यानी राउटर क्या है, तो आप बोलेंगे नेटवर्किंग डिवाइस। और प्रिंटर को क्या बोलते हैं? देखो, प्रिंटर को आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। प्रिंटर एक उदाहरण है आउटपुट डिवाइस का। बाकी प्रिंटर को पेरिफेरल डिवाइस भी कहा जाता है, ये बात मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। तो टोटल मिला के इस नेटवर्क में कितने डिवाइसेस हो गए? 5, 6, 7, यानी टोटल मिला के यहाँ पर 7 डिवाइसेस कनेक्ट हैं एक नेटवर्क के अंदर। तो क्या इन सभी 7 डिवाइसेस को कलेक्टिवली यानी एक साथ किसी एक नाम से बोला जा सकता है? तो हाँ, एक नाम दिया जा सकता है, दैट इज नोड, NODE, नोड। अब चूंकि ये कई सारी डिवाइसेस हैं तो हम यहाँ पर नोड्स कह देंगे। हिंदी में भी इनको नोड्स कहा जाता है। और ध्यान रखिए कि बीते कुछ समय पहले ही ये क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन एग्जैक्टली ये पूछा गया था कि बताइए किसी भी नेटवर्क के अंदर जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं उन सभी को कलेक्टिवली यानी एक साथ किसी एक नाम से क्या बोल सकते हैं? तो आंसर था नोड कह सकते हैं। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं? नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बाकी जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आपका नोट करने का बिल्कुल भी मन नहीं है तो बिल्कुल एज इट इज क्लास PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम आपको पता ही है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। वहां से आप इंटरनेट की PDF फाइल को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा कर भी रिवीजन कर सकते हैं। जैसे आपको रिवीजन करना हो वैसे कर लेना। ठीक है भाई, समझ आ गया सभी को? तो ये बात तो चलो हमें समझ में आ गई कि अगर हम कोई नेटवर्क बनाते हैं तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि उसमें मिनिमम 2 कंप्यूटर या 2 डिवाइसेस होना जरूरी है। और फिर अगर 2 से ज़्यादा डिवाइसेस अगर आप इस्तेमाल करते हैं या 2 डिवाइसेस भी इस्तेमाल करते हैं तो उन सभी डिवाइसेस को नोड्स के नाम से बोला जाता है। अब आगे देखो, नेटवर्क हमने किस लिए बनाया? कनेक्शन करने के लिए। अब कनेक्शन क्यों किया है हमने? तो इसका सही आंसर है बेटा कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन को हिंदी में संचार के नाम से बोला जाता है। भाई हमारा उद्देश्य तो यही होता है ना कि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा को भेज दें, डाटा ट्रांसफर कर दें। इसीलिए कम्युनिकेशन को दूसरे शब्दों में या फिर टेक्निकल शब्दों में डेटा ट्रांसमिशन के नाम से बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? डेटा ट्रांसमिशन, जिसको हिंदी में कहा जाएगा डाटा का स्थानांतरण। डाटा का स्थानांतरण। अब ये जो कम्युनिकेशन किया गया है या ये कम्युनिकेशन संभव किया जाएगा
किसके थ्रू? किसी ना किसी चैनल के थ्रू, यानी कि माध्यम के थ्रू। भाई एक बात आपको पता है ना, जब हम स्पेस में जाते हैं यानी कि अंतरिक्ष में जाते हैं, तो वहां नॉर्मली अगर कोई बात बोलेंगे या कोई साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो वो ट्रेवल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में, स्पेस में वैक्यूम होता है, और इस अगर साउंड को ट्रेवल कराना है तो इसके लिए आपको किसी न किसी मीडियम की, माध्यम की या चैनल की आवश्यकता पड़ेगी, जो हमारे पृथ्वी पर मौजूद होता है। हमारी पृथ्वी पर हमारी जो साउंड है वो आगे ट्रेवल क्यों कर जाती है? एयर की वजह से, है ना, हवा की वजह से। जो हवा के अंदर पार्टिकल्स होते हैं ना, इनकी वजह से है ना साउंड वेव या ध्वनि तरंग आगे मूव कर जाती है। बट वैक्यूम में अगर आप ये बात बोलेंगे, कोई भी कुछ भी बोलेंगे, तो वो आगे ट्रेवल नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? तो उसी तरीके से अगर हमें कोई डाटा को स्थानांतरित करना है, भेजना है, तो हमें किसी न किसी चैनल की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। इसीलिए चैनल को टेक्निकल टर्म में डेटा ट्रांसमिशन मीडियम के नाम से बोल दिया जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? डेटा ट्रांसमिशन मीडियम, जिसे हिंदी में कहा जाएगा डाटा स्थानांतरण का माध्यम। डाटा स्थानांतरण का माध्यम। समझ में आ गई बात? अब दो तरीके के माध्यम हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहला माध्यम होता है बेटा वायर, यानी कि जिसे तार भी कहा जा सकता है हिंदी में, और दूसरा माध्यम होता है बेटा वायरलेस, जिसे हिंदी में बिना तार कहते हैं। तो आपके पास दोनों तरीके के ही माध्यम हैं डाटा को स्थानांतरित करने के। जैसे है ना, आप अपने घर में अगर इंटरनेट कनेक्शन लगवाना चाहते हैं, तो आपके घर में है ना एक राउटर लगाया जाएगा। उस राउटर से भी एक केबल या तार लेके आप अपने पीसी में लगा सकते हैं, कंप्यूटर में, और इंटरनेट चल जाएगा। बट अगर आपके घर में वो डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं है जो टेबल पर परमानेंट रखा रहता है, आपके घर में केवल लैपटॉप है, टैबलेट है और स्मार्टफोन है, तो ये सब वायरलेस बिना तार के भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आप अपने घर में जो राउटर लगवाएंगे वो राउटर वाईफाई राउटर होगा। तो वाईफाई राउटर के मदद से आप बिना तार के ही अपने लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन में इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं। यानी हमारे घर में दोनों ही ऑप्शन होते हैं, तार से भी कंप्यूटर में कनेक्शन देकर इंटरनेट चलाया जा सकता है, और या फिर आप बिना तार के भी इंटरनेट चला सकते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारे घर में वायर और वायरलेस दोनों का ही एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना? तो इंटरनेट के केस में यहाँ तक की सारी कहानी समझ में आ गई। तो क्या इंटरनेट वाकई में कोई नेटवर्क है जिससे डिवाइसेस को आपस में एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है? न केवल घर के अंदर, आप अपने घर से कहीं पर भी, किसी भी, पूरी दुनिया में किसी को भी डाटा या मैसेज भेज सकते हो। हाँ, भेज सकते हैं। तो इससे यही तो पता चल रहा है कि इंटरनेट इतना बड़ा नेटवर्क है कि उसने पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, जोड़ा हुआ है, और एक जगह से दूसरी जगह तक आप डाटा को स्थानांतरित कर सकते हैं। सही है ना? इसीलिए इंटरनेट एक नेटवर्क है, ये बात सत्य साबित होती है, ट्रू है। अब आता है अगला ऑप्शन, दैट इज इंफॉर्मेशन हाईवे। क्या इंटरनेट कोई इंफॉर्मेशन हाईवे भी है? देखो, अगर किसी हाईवे की हम बात करें तो हाईवे का काम होता है बेटा दो शहरों को आपस में जोड़ना। भाई दो सिटी के बीच में हाईवे हो सकता है, तो दो शहरों को आपस में जोड़ना, या दो स्टेट यानी राज्यों को आपस में जोड़ना, या दो देशों को भी आपस में जोड़ने के लिए हाईवे बनाया जा सकता है। तो उस हाईवे का काम क्या है? हाईवे का काम है व्हीकल्स को मूव कराना। वाहनों के लिए हाईवे बनाया जाता है। अब उन वाहनों के अंदर दो चीजें जा सकती हैं, या तो इंसान बैठ के जाएंगे या सामान को लेके जाया जाएगा। तो इसी तरीके से इंटरनेट भी एक हाईवे के तौर पर ही काम कर रहा है, जिसने पूरी दुनिया के हर एक देश को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, और देश के अंदर भी जितने भी लोकेशंस हैं उनको भी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ है। और क्या मूव करता है? डेटा और इंफॉर्मेशन मूव करती है। इसलिए इंटरनेट को इंफॉर्मेशन हाईवे यानी सूचना हाईवे के नाम से भी बोला जा सकता है। अगला ऑप्शन आता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि इंटरनेट कोई नेटवर्कों का नेटवर्क है क्या? चलो इस बात को भी जज करते हैं। देखो, हमारे घर में जो इंटरनेट कनेक्शन लगता है ना, अगर उस इंटरनेट कनेक्शन को एक नाम दिया जाए, भाई सीधी सी बात है, जैसे घर होते हैं तो घरों के भी तो अपने नाम होते हैं। आप बोलेंगे सर घर के नाम मतलब वो जैसे घर के आगे लिखा हुआ है लक्ष्मी निवास, नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। ऐसे तो आप कोई भी अपने घर के नेम प्लेट पर या ना घर के आगे ऐसा कुछ भी लिखवा सकता है, वो उसका पर्सनल चॉइस है। मैं बात कर रहा हूँ घर के टाइप की। जैसे हमारे सामने घर है, उसको किसी ने केवल ये कहा ये मकान है किसी का, ठीक है जी।
एक और घर के सामने हम खड़े थे, किसी ने उसको कोठी कह दिया। कोठी शब्द समझते हैं, हिंदी का ही शब्द है कोठी, बट थोड़े बड़े मकान को कोठी कहा जाता है। फिर हम किसी एक मकान के आगे खड़े हुए तो वहां उसने या वहां पर कहा गया कि ये तो कोई पैलेस टाइप का है, मतलब बहुत बड़ा सा है ना, महल टाइप का होगा, तो उसे पैलेस कह दिया। फिर हम किसी घर के आगे खड़े थे तो वहां किसी ने बोल दिया ये विला है, ये विला बनाया भाई इन्होंने। तो घर ही तो बनाया है, घर के आकार को लेकर है ना अलग अलग नाम दिए गए ना, यानी किसी घर को मकान कह रहे हैं केवल, किसी घर को कोठी कह रहे हैं, किसी को पैलेस कह रहे हैं, किसी को विला कह रहे हैं, जबकि है तो वो घर ही रहने के लिए तो बनाया है। साइज के अकॉर्डिंग है ना हमने उनके नाम अलग अलग कर दिए। तो इसी तरीके से समझ लो कि अगर हम जब नेटवर्क बनाते हैं तो उनके आकार को लेकर, उनकी रेंज को लेकर है ना हम अलग अलग नाम दे देते हैं। जैसे आपने लैन, मैन, पैन, कैन, वैन, अगर ये सब नाम सुने हो तो ये नेटवर्क्स की रेंज, यानी कितना बड़ा दायरा कवर किया है उसके हिसाब से ये नाम रखे गए हैं। तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो नेटवर्क क्रिएट किया जाता है उसका नाम है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। एग्जाम्पल के तौर पर, पहले एग्जाम्पल के तौर पर बाद में सुनिएगा, पहले सुनिए कि लैन की डेफिनेशन क्या रखी गई है या लैन की रेंज क्या रखी गई है। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क की रेंज रखी गई है विद इन अ बिल्डिंग और अप्रोक्स 1 किलोमीटर, या ज्यादातर केस में विद इन अ बिल्डिंग शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता है, यानी किसी इमारत के अंदर बनाया गया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। समझ में आ गई बात? किसी बिल्डिंग या किसी इमारत के अंदर बनाया गया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। अब बिल्डिंग या इमारत सुनिए, आपका घर भी तो एक बिल्डिंग या इमारत ही है। इमारत का मतलब, बिल्डिंग का मतलब ऐसा मत समझ लेना कि वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, 100 मंजिला इमारत है ना, 50 मंजिला इमारत, जरूरी नहीं उनकी बात हो रही है। आपका घर जो नॉर्मली 1 मंजिल 2 मंजिल का बना हुआ है, 3 मंजिल का बना हुआ है ना, स्टोरी बना हुआ है, तो इसको भी इमारत ही बोलेंगे, इसको भी बिल्डिंग बोलेंगे। तो मुद्दे की बात यहाँ पर ये समझ में आई कि अगर हम किसी भी बिल्डिंग की बात करते हैं जिसमें हमारा घर भी आता है, तो हमारे घर में अगर इंटरनेट कनेक्शन लगता है तो उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क ही कहेंगे। अगर हम किसी कंप्यूटर लैब में जाते हैं, वो भी एक बिल्डिंग है, वहां पर जो इंटरनेट कनेक्शन बनाया गया होगा वो भी लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। हम पढ़ने के लिए किसी भी साइबर कैफे में जाते हैं, तो वहाँ, साइबर कैफे नहीं, लाइब्रेरी में, तो उस लाइब्रेरी के अंदर कंप्यूटर्स को जोड़कर जो नेटवर्क बनाया गया है वो भी लोकल एरिया नेटवर्क है। अगर हम किसी साइबर कैफे में भी चले जाएं तो वहां पर जो कंप्यूटर को जोड़कर नेटवर्क बनाया गया है वो भी लोकल एरिया नेटवर्क है। तो देखो ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, नहीं, हमारे घर का इंटरनेट कनेक्शन लोकल एरिया नेटवर्क, किसी कंप्यूटर लैब का कनेक्शन, साइबर कैफे का कनेक्शन, किसी लाइब्रेरी का कनेक्शन, या मान लो किसी रेलवे स्टेशन पर आप खड़े हैं, वहां वाईफाई लगा हुआ है, लोकल एरिया नेटवर्क है वो। या आप दिल्ली में कनॉट प्लेस, जैसे सीपी कहते हैं, वहां चले जाओ, वहां पर भी वाईफाई लगा हुआ है ना, पब्लिक वाईफाई, तो उसे भी लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाएगा। यानी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा नेटवर्क बनाया जाता है जो रेंज के अकॉर्डिंग, वो लोकल एरिया नेटवर्क ही होता है। तो सपोज दैट कि हमारे घर पर भी एक लोकल एरिया नेटवर्क बना, हमारे पास में भी एक लोकल एरिया नेटवर्क बन गया, किसी कंप्यूटर लैब में भी लोकल एरिया नेटवर्क बन गया, किसी लाइब्रेरी में भी लोकल एरिया नेटवर्क बन गया, किसी रेलवे स्टेशन पे पब्लिक वाईफाई बना हुआ है तो वो भी लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा, है ना। तो इस तरीके से हर जगह लोकल एरिया नेटवर्क बना दिए गए और सबको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया गया, सबको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया गया, यानी कि कोई भी अपने नेटवर्क से किसी दूसरे नेटवर्क को ट्रांसफर कर सकता है मैसेज या डाटा, है ना। यहाँ पर भी इंटरनेट चल रहा है, यहाँ पर भी इंटरनेट चल रहा है, यहाँ पर भी इंटरनेट चल रहा है, यहाँ पर भी इंटरनेट चल रहा है और यहाँ पर भी इंटरनेट चल रहा है। तो बेसिकली जब सब जगह ही इंटरनेट चल रहा है तो मैं बीच में इंटरनेट लिख सकता हूँ ना, ये भी तो कह सकता हूँ कि सभी जगह इंटरनेट चल रहा है, मतलब इंटरनेट चल रहा है। बताइए भाई, हर एक व्यक्ति अगर रोटी खा रहा है, अगर हर एक व्यक्ति, जैसे मान लो किसी शादी में या किसी फंक्शन में रोटियां खाई जा रही हैं, चपाती खाई जा रही हैं, है ना, तो मैं कह रहा हूँ हर एक व्यक्ति, ये भी रोटी खा रहा है, ये भी रोटी खा रहा है, ये भी रोटी, तो हर व्यक्ति को लेकर है ना रोटी शब्द का, चपाती शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? सीधे कह दो ना, यहाँ रोटियां खाई जा रही हैं, यहाँ खाने वाले लोग रोटियां खाते हैं, कॉमन बोल दो। तो इसी तरीके से बोल दीजिए कि यहाँ क्या चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है, यस और नो? यस। तो इतने सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स को मिलाकर ही तो पूरा इंटरनेट बन गया।
तो इसीलिए यहां पर ये कहा गया है दैट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी ढेर सारे नेटवर्क को भी अगर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाए तो वो नेटवर्क, बड़ा सा जो नेटवर्क है उसे आप इंटरनेट कह सकते हैं। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं? तो ये हो गया तीसरा ऑप्शन भी हमारा सही। अब आते हैं चौथे ऑप्शन पे जिसमें लिखा हुआ वेब। वेब का मतलब क्या है? वेब हिंदी में भी वेब कहते हैं, इंग्लिश में भी वेब कहा जाएगा, बट वेब शब्द का अपना एक सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द भी होता है, और वो पर्यायवाची शब्द होता है बेटा ट्रैप यानी कि जाल। आप लिख सकते हैं यहाँ पर TRAP ट्रैप, और ट्रैप को हिंदी में कहते हैं जाल। तो क्या इंटरनेट एक जाल जैसा है क्या? आप कभी है ना गूगल पे जाइएगा और वहां इंटरनेट की आप है ना फोटो सर्च करना, इमेज सर्च करना, ठीक है, ऐसे लिख देना इंटरनेट इन द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में इंटरनेट कैसे चल रहा है, तो आपको है ना ढेर सारी फोटोग्राफ दिखाई जाएंगी जिसमें पृथ्वी का एक चित्र आएगा और उस चित्र में हर एक देश से दूसरे देश तक ऐसे कनेक्शन दिखाया जाएगा। तो जब आप देखेंगे ना उस डायग्राम को, हर एक देश से दूसरे देश का जो कनेक्शन दिखाया जाएगा, उसमें आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि पूरी पृथ्वी के ऊपर एक जाल जैसा बन गया है। तो इस जाल को ही या तो ट्रैप कह दो इंग्लिश में, या फिर वेब के नाम से भी बोल सकते हैं। तो इंटरनेट को वेब के नाम से भी बोल दिया जाता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा ठीक हो गया। समझ में आ गई बेटा? अब आप बोलेंगे सर वेब ये जो शब्द है, और एक शब्द और भी होता है दैट इज WWW, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। उसमें भी तो वेब आता है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो हम इंटरनेट को WWW कह सकते हैं? इंटरनेट को वर्ल्ड वाइड वेब कह सकते हैं? नहीं, इंटरनेट को वर्ल्ड वाइड वेब नहीं कहते हैं, इंटरनेट को केवल वेब कह सकते हो बस। जैसे कि यहां पर मैंने टिक किया, तो फिर WWW को एक साथ क्या बोलेंगे, यानी वर्ल्ड वाइड वेब को क्या बोलेंगे? तो अगर आपको इसको एक साथ कुछ नाम देना है, कोई नाम देना है, तो आप इसे नाम देंगे ग्लोबल नेटवर्क नेम। ग्लोबल नेटवर्क नेम, जिसको हिंदी में कहा जाएगा वैश्विक नेटवर्क का नाम। वैश्विक नेटवर्क का नाम। यानी देखो एक्चुअली हुआ क्या था कि 1989 में 1989 में टिम बर्नर्स ली, ये नाम ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो टिम बर्नर्स ली ने ना 1989 में ये शब्द बोला था सबसे पहले। उसने बोला कि हम एक ऐसा जाल बनाएंगे, एक ऐसा वेब बनाएंगे जिसको पूरी दुनिया में फैला देंगे। तब उसने बोला नाम क्या देंगे इसको? वर्ल्ड वाइड वेब। समझे नहीं? उसने बोला हम एक ऐसा जाल बनाएंगे, एक ऐसा वेब बनाएंगे जिसको पूरी दुनिया में फैला देंगे, तब नाम आया वर्ल्ड वाइड वेब। बट इसकी जो शुरुआत है वो 1989 से नहीं हुई थी, वो शुरुआत हुई थी 1991 से, 1991 से। अब कुछ लोकल राइटर की किताबों में और लोकल राइटर की PDF में आपको ये गलत देखने को मिल जाएगा, कंफ्यूजन सा देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो जहां भी अगर आपको चीजें गलत दिखाई दें काट के ठीक कर लेना। मैं करेक्ट कॉन्सेप्ट बता देता हूं। करेक्ट कॉन्सेप्ट ये है कि WWW शब्द सबसे पहली बार दुनिया में कब बोला गया और किसके द्वारा बोला गया? तो आंसर है 1989 में टिम बर्नर्स ली नाम के व्यक्ति के द्वारा। ये नाम मैं लिखवा दूंगा बाद में, अभी आप सुन लीजिए, टिम बर्नर्स ली नाम के व्यक्ति के द्वारा। फिर अगर आपसे ये पूछा जाए कि WWW की शुरुआत कब से हुई, क्योंकि यही क्वेश्चन है ना बीते कुछ समय पहले एक पेपर में भी आया है, एक स्टेट गवर्नमेंट पेपर हुआ है कुछ समय पहले, वहां भी ये क्वेश्चन डाला गया कि बताइए WWW की शुरुआत कब से हुई है? तो आंसर था 1991, 1991 से। समझ में आ गई बात? यानी कि पूरी दुनिया में ये इंटरनेट का जाल बिछाने की जो शुरुआत हुई थी वो 1991 से हुई थी। अब कई सारी जगह पे गलत लिख देते हैं, कहीं पे 91 लिख देते हैं, कहीं पे 89 लिख देते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फिर मेरे से पूछते हैं सर देखना यहाँ तो ये लिखा हुआ है। मैं बस एक ही बात बोल देता हूँ, जो मैंने क्लास में बताया उसको फॉलो कर लो, उसी को मान लीजिए, उससे अलग कहीं पर भी दिखाई दे उसे काट के ठीक कर लेना। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं? तो पूरा जो शब्द है ना WWW, आप इसके इक्वल टू में इंटरनेट शब्द नहीं लिख सकते हैं, आप केवल लास्ट वाले वेब शब्द को इंटरनेट बोल सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर थोड़ा कंपैरेटिवली करके बताना कि ये WWW में और इंटरनेट में क्या डिफरेंस है।
तो देखो मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसे समझ लो, जैसे यहाँ देखो, आप एक डायग्राम बनाना चाहें तो यहाँ नीचे बना लेना, मैं यहाँ बना देता हूँ। आप है ना एक सर्किल बना लो, गोला बना लीजिए, और इस गोले के ऊपर लिखिए कि ये डब्लू 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 है, यानी कि ये सर्किल, ये गोला डब्लू 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 के नाम से जाना जा रहा है। पर जब किसी ने पूछा कि इसके अंदर कर क्या रहे हो, इस डब्लू 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 के अंदर, इस सर्किल के अंदर कर क्या रहे हो, तब हम बोलेंगे इसके अंदर हम इंटरनेट चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? इंटरनेट चला रहे हैं। इंटर शब्द का मतलब होता है अंदर, नेट का मतलब नेटवर्क, यानी कि हम वर्ल्ड वाइड वेब नाम के एक ग्लोबल नेटवर्क के अंदर नेट चला रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा इंटरनेट। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है ना भाई। जैसे किसी भी शॉपिंग मॉल में अगर आप चले जाओ तो शॉपिंग मॉल का अपना नाम होता है ना। जैसे अगर आप नोएडा में चले जाएं तो वहां एक शॉपिंग मॉल का नाम है लॉजिक्स नाम है। तो बाहर से देखने पे तो बिल्डिंग दिखती है और लॉजिक्स नाम दिखता है, बट उसके अंदर जब जाएंगे तो अलग अलग शोरूम होते हैं ना। उसके अंदर नाइकी का शोरूम भी है, उसके अंदर एलन सोली का भी शोरूम होगा, उसके अंदर पीवीआर भी होगा मूवी देखने के लिए। तो अंदर कुछ अलग चीजें चल रही हैं, अंदर है ना अलग अलग चीजें ऑपरेट हो रही है वहां पर। और ऊपर से तो कोई एक नाम दिया जाएगा ना। अब उस शॉपिंग मॉल के अंदर मान लो पीवीआर सिनेमा है ना मूवी देखने के लिए, तो उस बिल्डिंग का नाम पीवीआर थोड़ी रख देंगे। तो फिर एलन सोली वाला नहीं कहेगा भाई मैं भी तो इस बिल्डिंग में एलन सोली के कपड़े बेच रहा हूँ, मेरा मेरा नाम रखो यहाँ पर इस बिल्डिंग का। तो ऐसे नहीं रखते हैं, तो बिल्डिंग का नाम कुछ और रख दिया जाएगा। तो इसी तरीके से आप समझ लो कि वर्ल्ड वाइड वेब एक ग्लोबल नेटवर्क का नाम है, जो ये परिभाषा देता है कि पूरी दुनिया एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड है। बट पूरी दुनिया में चल क्या रहा है? इंटरनेट चल रहा है। बात समझ में आ गई या नहीं? कमेंट सेक्शन में बताइए एक बार। तो फाइनली इंटरनेट है क्या, ये बात है ना हमें यहां पर समझ में आ गई है। अब अगला पॉइंट आता है, देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इंटरनेट का थोड़ा बहुत इतिहास हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि इस पर भी आधारित कई बार क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है। इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरनेट है शुरुआत कब से हुई है इंटरनेट की, या किस देश के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, तो कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन में? जो भी आपको नॉलेज हो वो बताइए। वेरी गुड, अमेरिका से, बिल्कुल सही कहा आपने। अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई है, और इसकी शुरुआत हुई थी 1960s के टाइम से, 1960 के दशक से। ठीक है, तो हेडिंग डालिए इंटरनेट का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट है ना, मैं आपको बताऊं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल मेन मेन पॉइंट लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि बहुत ज्यादा डीप में है ना इतिहास के बारे में नहीं पूछा जाता, केवल मेन मेन पॉइंट पूछ लेता है, ठीक है? तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि इंटरनेट को पूरा डेवलप करने में एक व्यक्ति ने सबसे ज्यादा योगदान दिया था, कंट्रीब्यूशन एक व्यक्ति का सबसे ज्यादा था, तो उस व्यक्ति का नाम क्या था, जिसको फिर बाद में फादर ऑफ इंटरनेट की उपाधि दे दी गई? बताएगा कोई कमेंट सेक्शन में? जैसे आप सभी लोगों को फादर ऑफ कंप्यूटर का नाम तो पता ही होगा, और वो है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। मैं आपको रिवाइज भी करा देता हूँ, क्योंकि अभी मेरे को ना व्हाट्सएप पर आज ही मैंने सुबह मॉर्निंग में उठ के देखा था, एक बच्चे ने ये भी पूछा है सर फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो आधुनिक कंप्यूटर के पिता कहा जाता है एलन ट्यूरिंग नाम के व्यक्ति को, और फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, कंप्यूटर के पिता, चार्ल्स बेबेज को। और इंटरनेट के पिता कहा जाता है विंटन ग्रे सर्फ नाम के व्यक्ति को। ये नोट कर लीजिए, विंटन ग्रे सर्फ, GRAY, ग्रे CERF। तो विंटन ग्रे सर्फ नाम का जो व्यक्ति था, इसको फादर ऑफ इंटरनेट की उपाधि दी जाती है। ये ध्यान रखना कि कई सारी किताबों में, लोकल राइटर की किताबों में ये आंसर गलत भी दे रखा है, ठीक है? कई बार गूगल पे भी हम सर्च करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वहां पर भी एकदम सही रिजल्ट निकल के आ जाए, क्योंकि कुछ वेबसाइट वगैरह पर जो क्वेश्चंस वगैरह डाले गए हैं वहां पर ये आंसर गलत दे दिया है, ठीक है? तो अगर कहीं पर इससे अलग आपको आंसर दिखाई दे तो उसको काट के ठीक कर लेना। विंटन ग्रे सर्फ ये पूरा नाम था, जबकि इसको कई बार शॉर्ट में विंटन सर्फ के नाम से भी
बोल दिया जाता था। इसी व्यक्ति ने ना सबसे ज्यादा योगदान दिया था, इसीलिए इसको फादर ऑफ इंटरनेट की उपाधि दी गई। तो मैं फिर से बता दूं, 4 फादर के नाम याद रखने हैं आपको। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर सेमोर क्रे, और फादर ऑफ इंटरनेट विंटन ग्रे सर्फ। ठीक। अब देखो 1960s की बात है, यानी कि 1960 का दशक चल रहा था, 1960 का दशक। तब है ना अमेरिकन्स के दिमाग में ना एक बात आई, उन्होंने ये सोचा कि हम है ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं जो हमारी डिफेंस को बहुत हेल्प करे। डिफेंस का मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों को डिफेंस कहा जाता है। तो इसको कोई हेल्प करे, तब उन्होंने अपने डिफेंस के लिए, ठीक है ना, यूएस डिफेंस के लिए इस टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू किया। ठीक है, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका वालों ने अपनी यूएस डिफेंस के लिए इस पर काम करना शुरू किया, और तब जाके वो लोग डेवलप, मतलब वो लोग सक्सेस हुए 1969 में जाकर, 1969 में। 1969 में क्या हुआ, तब है ना एक वर्ल्ड का सबसे पहला नेटवर्क बना दिया गया जिसका नाम रखा गया ARPANET। इसका अपना एक फुल फॉर्म भी होता है बेटा, इसको बोलते हैं एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी फॉर नेटवर्किंग, एजेंसी फॉर नेटवर्किंग। ठीक है जी। ये एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी फॉर नेटवर्किंग नाम का जो नेटवर्क था, दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क कंसीडर किया गया। इसके आगे लिख भी देता हूं, आप भी लिख लेना अगर लिख रहे हैं तो। ये दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क कंसीडर किया जाता है, माना जाता है। ठीक। इसके आगे लिखना चाहे तो लिख लो, वरना याद रखना कि ये दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क तो था, बट रिसर्च पर्पस के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा था, यानी कि रिसर्च चल रही थी, है ना, आम आदमी के लिए नहीं था। तो इस नेटवर्क में बेसिकली अमेरिका की 3 यूनिवर्सिटीज को आपस में कनेक्ट किया गया। उन यूनिवर्सिटी के नाम थे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, SRI यूनिवर्सिटी और उता यूनिवर्सिटी। उता की स्पेलिंग है UTAH, उता यूनिवर्सिटी। इन तीनों यूनिवर्सिटीज को आपस में कनेक्ट करके, जोड़कर एक मैसेज भेजा गया, और वो मैसेज था लॉगिन, LOGIN। ये दुनिया में सबसे पहला मैसेज था जो इंटरनेट के थ्रू भेजा गया, या नेटवर्किंग में भेजा गया, ऐसे बोल सकते हैं। बट किसी टेक्निकल खराबी की वजह से ये पूरा का पूरा मैसेज है ना रिसीवर एंड पर नहीं पहुंचा, यानी कि जो प्राप्त करता कंप्यूटर था उस पर केवल और केवल लिखा हुआ दिखाई दिया शुरुआत के 2 लेटर, यानी LO, लास्ट के GIN दिखाई नहीं दिए। तो ये भी एक क्वेश्चन बन गया इंटरनेट के इतिहास में कि भेजा गया मैसेज कौन सा था, लॉगिन, और प्राप्त किया गया मैसेज कौन सा था, LO। ठीक है। बट चलो टेक्निकल फेलियर ही सही, बट कम से कम काम तो किया, नेटवर्क के द्वारा जो मैसेज भेजा गया था पहुंचा तो सही। ठीक है ना। तो इस तरीके से इस नेटवर्क के थ्रू एक मतलब ये इम्प्लीमेंटेशन किया गया, मैसेज भेजा गया, और फाइनली और भी रिसर्च करना शुरू कर दिया गया, है ना। तो इसीलिए इसको दुनिया का सबसे पहला रिसर्च पर्पस नेटवर्क के नाम से बोला जाता है। अब इसके बाद है ना एक समय आता है 1980s का, यानी कि जिसे 1980 का दशक कहा जाता है। और इस 1980 के दशक में ही सबसे पहली बार है ना आम आदमियों को इस इंटरनेट नेटवर्किंग वाले कॉन्सेप्ट से जुड़ने का मौका मिला। तब एक है ना कंपनी थी, एक नहीं मतलब बेसिकली 2 कंपनियां थी, जिनके नाम थे AOL यानी अमेरिकन ऑनलाइन और कंप्यूसर्व। ये दोनों कंपनियां अमेरिका में इंटरनेट की सर्विस को फ्री में दे रही थी लोगों को, है ना, फ्री में, विदाउट पैसे, फ्री में मिलता था। और ये भी है ना एक नेटवर्क के थ्रू ही दी जा रही थी सर्विस, फ्री वाली सर्विस, जिसका नाम था डेक नेट। ऐसे समझ लो एक नेटवर्क बनाया गया और उस नेटवर्क की सर्विसेज को 2 कंपनियां फ्री में प्रोवाइड करा रही हैं। तो उस डेकनेट नाम के इस नेटवर्क का अपना फुल फॉर्म भी था, दैट इज डिजिटल इक्विपमेंट कंपोनेंट्स नेटवर्क। इस नेटवर्क के नाम के आगे भी है ना आप एक चीज लिख सकते हैं कि ये भी दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क कंसीडर किया जाता है, यानी आप इसको भी क्या बोलेंगे, फर्स्ट नेटवर्क। अब आप बोलेंगे सर 2 नेटवर्क के नाम के आगे यही एक ही चीज लिख दिया आपने, यहां पर भी लिख दिया कि ये भी फर्स्ट नेटवर्क है और यहां पर भी लिख दिया यही फर्स्ट नेटवर्क है, कंफ्यूजन हो गया है। तो देखिए कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं।
ये जो नेटवर्क था इसे दुनिया का सबसे पहला कॉमर्शियल नेटवर्क कहा जाता है। तो बीते कुछ समय पहले एक पेपर में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए दुनिया का सबसे पहला कॉमर्शियल नेटवर्क का नाम क्या था इनमें से। तो ऑप्शन में लिखा था डेक नेट, यही सही आंसर था। यानी डिजिटल इक्विपमेंट कंपोनेंट्स नेटवर्क नाम का नेटवर्क ही दुनिया में सबसे पहला नेटवर्क बना जिसमें आम आदमियों को इंटरनेट नेटवर्किंग की सुविधा मुहैया कराई गई। ठीक है, इसमें दो कंपनियां काम कर रही थी, AOL यानी अमेरिकन ऑनलाइन और कंप्यूसर्व नाम की कंपनी। तब उन कंपनियों को एक कॉमन नाम भी दिया गया OSP यानी कि ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर। तब उनको कहा गया ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर। ठीक, बट जो फ्री की सर्विस थी ये बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली थी। फिर एक समय आया 1989 का, और 1989 में एक कंपनी जिसका नाम था द वर्ल्ड, WORLD, द वर्ल्ड कंपनी। इस कंपनी ने ना सबसे पहली बार इंटरनेट की सर्विस को पेड सर्विस बना दिया। यानी कि अब आप पैसा देंगे तब जाके ना आपको इंटरनेट की सर्विस यूज करने को मिलेगी। और ये पेड सर्विस शुरू की गई अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया में। अब आप बोलेंगे जब फ्री में ही मिल रही थी सर्विस तो पैसे का क्या मतलब है। तो देखो, फ्री की जो सर्विस होती है ना वो बहुत दिनों तक नहीं चलाई जा सकती मार्केट में। ये उसी तरीके से समझ लीजिए जैसे है ना जियो का कॉन्सेप्ट था। याद है जब जियो लॉन्च किया गया था तब उस समय फ्री में आपको इंटरनेट सर्विस दी गई थी 3 महीने के लिए। तब बाकी मार्केट में जितनी भी कंपनी थी उनमें खलबली मच गई थी। एयरटेल, BSNL, आइडिया, वोडाफोन सब में खलबली मच गई कि भैया फ्री का इंटरनेट आ गया तो हमारा कौन यूज करेगा। चलो, बात 3 महीने की थी, उन कंपनियों ने 3 महीने काट लिए। फिर इसके बाद जियो ने फिर अनाउंस कर दिया कि 3 और महीने आपको फ्री का इंटरनेट कनेक्शन दिया जाएगा, फ्री की इंटरनेट सर्विस मिलेगी। तब और ज़्यादा खलबली मच गई, कुछ कंपनियां तो डूब गई, तुरंत ही बर्बाद हो गई, है ना। एयरटेल जैसी कंपनियां सरवाइव कर पाई क्योंकि उनका जो मार्केट प्लेस है वो काफ़ी बड़ा है पूरे भारत में। इसके अलावा वोडाफोन जो कंपनी है वो ब्रिटिश कंपनी है, आपको पता होगी, ठीक है, जिसको शायद पहले हच भी कहा जाता था, है ना। और एक आइडिया कंपनी, आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी की, तो आदित्य बिरला ग्रुप की, तो आइडिया और वोडाफोन दोनों फिर मर्ज हो गया आपस में, जिसको वी कहा जाने लगा। तो इस तरीके से कंपनियां सरवाइव करने लग गई। ठीक, अब 6 महीने लगातार इंटरनेट फ्री देने के बाद फिर जियो ने एक बार फिर अनाउंस किया था कि और 3 महीने फ्री का इंटरनेट यूज करो। तब ये सारी कंपनियां पहुंच गई ट्राई के पास, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास। ये उसी तरीके से जैसे बैंक्स जितनी भी भारत में है उन सभी के ऊपर RBI काम करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसी तरीके से टेलीकॉम सेक्टर में RBI के जैसे एक संस्था काम करती है भारत में, जिसे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई कहा जाता है। तो ट्राई के कहने पर फिर जियो ने अपने रिचार्ज बनाना शुरू किए हैं। यानी कि अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो अब आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा। तब तक जियो की जो मार्केट स्ट्रेटेजी थी वो सक्सेस हो गई। यानी आपके फ़ोन में चाहे भले ही कोई दूसरी सिम क्यों ना हो, एक जियो की सिम ज़रूर होती थी, है ना भाई। 2 सिम वाले फ़ोन तो आ ही चुके थे उस समय पर, है ना। तो एक मान लो किसी ने एयरटेल की सिम डाल रखी है, एयरटेल का मुख्य नंबर है तो उसने एक जियो का नंबर भी रखना शुरू कर दिया, और इस तरीके से जियो का मार्केट प्लेस बढ़ गया। बढ़िया स्ट्रेटेजी थी, फ्री में दो, भंडारा कर दो, फिर रिचार्ज बना देंगे, फिर चार्ज कर लेंगे धीरे धीरे। तो इसी तरीके से ना कंपनी अपना वर्क करती हैं। ठीक, तो द वर्ल्ड नाम की कंपनी ने भी है ना कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज देना शुरू किया, बेहतर सर्विस देना शुरू किया और पेड सर्विस बना दिया इंटरनेट को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। तब इस फिर कंपनी को एक अलग नाम दिया गया, मतलब पहले OSP कहते थे, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर, तब फिर एक नाम चेंज करके ISP कर दिया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अभी लास्ट ईयर जो SSC CGL मेंस का पेपर हुआ है ना, वहां पर भी ISP को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन था कि इंटरनेट की सर्विस कौन प्रोवाइड करता है। मैं सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, भाषा वहां पर थोड़ी टफ लिखी हुई थी, बट मीनिंग वही निकल रहा था उस भाषा का कि इंटरनेट की सर्विस कौन दे रहा है या कौन देता है। ऑप्शन में लिखा था ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो यहां से है ना फिर पेड सर्विस मिलना शुरू हो गई। फिर है ना अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के बाद फिर सोचा गया कि इस इंटरनेट की सर्विस को पूरे दुनिया में फैलाया जाए। तब 1989 में WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब शब्द इंट्रोड्यूस किया गया एक व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम था टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली, इस व्यक्ति ने बोला
ये शब्द कॉन्सेप्ट दिया कि काम करते हैं जिस इंट्रोड्यूस्ड किया, ऐसे लिख लो। ठीक है बेटा। यानी इस व्यक्ति ने बोला कि हम है ना जिस इंटरनेट सर्विस की बात कर रहे हैं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में, इसको पूरी दुनिया में लेके चलो ना। तो फिर इसके कॉन्सेप्ट को है ना इम्प्लीमेंट किया गया, और वो इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ था 1991 से, 1991 से। ठीक है बेटा। तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं www शुरू हुआ, शुरू हुआ। ठीक है बेटा। और इसी को टेक्निकल शब्द में ना ये कहा जा सकता है ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंटरनेट की शुरुआत हुई। क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंटरनेट। इसको हिंदी में कहा जा सकता है वैश्वीकरण। हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख लो वैश्वीकरण। जैसे हम कोरोना वायरस की बात करते हैं, तो कोरोना वायरस चाइना से फैला था और फिर पूरी दुनिया में फैलते ही चला गया, फैलते ही चला गया। तो वैश्वीकरण हो गया ना, ग्लोबलाइज हो गया वो। तो इसी तरीके से इंटरनेट की जो शुरुआत की गई वो, या ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत की गई वो 1991 से हुई। और फाइनली 15 अगस्त 1995 की वो शुभ घड़ी, ठीक है, हमारे भारत यानी इंडिया में भी इंटरनेट सर्विस शुरू हो गई। यानी कि हम इंडियंस है ना 15 अगस्त 1995 से ही इंटरनेट यूज कर रहे हैं। उससे पहले भारत में इंटरनेट नहीं था। और ये शुरू किसने किया? वीएसएनएल। वीएसएनएल बेसिकली टाटा ग्रुप की कंपनी है। टाटा वही जिनके जो ओनर थे रतन टाटा जी, जो अभी एक्सपायर हो गए हैं। ठीक है। तो रतन टाटा ग्रुप का या टाटा ग्रुप का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, इसी में एक टेलीकॉम की कंपनी भी है वीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो उसी कंपनी ने सबसे पहले भारत में इंटरनेट सर्विस लॉन्च कर दी। तो 15 अगस्त 1995 से हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। ये था इंटरनेट का पूरा इतिहास, शॉर्ट में ही था, जितना जरूरी था उतना मैंने आपको समझा दिया। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। एक बच्चे का कमेंट है, सर थैंक यू सो मच इतना अच्छा पढ़ाने के लिए। सुमन मिश्रा जी, मॉक में 40 प्लस आउट ऑफ 50 आ रहे हैं वीओडी से करने के बाद। चलिए बहुत अच्छी बात है, 40 प्लस आ रहे हैं अभी 50 में से, ये भी बहुत बढ़िया बात है ना। थोड़ी और धीरे 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 प्रैक्टिस होती जाएगी तो बिल्कुल ही 50 के आसपास पहुंचने लग जाओगे। ठीक है ना। मॉक में है ना आप घबराया मत कीजिए, क्योंकि मॉक में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो कहीं भी कहीं से भी उठा के दे देते हैं, एक बात ये भी ध्यान रखिए। और अगर आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के दे रहे हैं, उनको भी कर पा रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मॉक से ना कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, सर मॉक में देखना ये भी क्वेश्चन पूछा है, मॉक में ये भी पूछा है। तो मॉक जो बनाने वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत सही तरीके से काम नहीं कर रहे होते कंप्यूटर में, खासकर कंप्यूटर में, ये ध्यान रखना। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि आप है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मेरे जो सोर्सेज हैं, यानी कि मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा टेलीग्राम चैनल है, इनको पहले देख लो, इनको पूरा कर लो पहले, है ना। क्योंकि मॉक में क्या होता है ना, जल्दबाजी होती है। जल्दबाजी का मतलब कि उन व्यक्तियों के ऊपर प्रेशर होता है मॉक के क्वेश्चन बनाने का, है ना, जो मतलब वो उन व्यक्तियों को प्रेशर डाला जाता है जल्दी से क्वेश्चन बना के दो। अब जब जो व्यक्ति है ना क्वेश्चन बना रहे हैं ना मॉक टेस्ट के लिए, वो फिर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठाना शुरू कर देते हैं। अगर मेरा सोर्स पता चल गया उनको कि सर की है ना टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन है, तो यहाँ से क्वेश्चन उठा लेंगे, है ना, कहीं किसी वेबसाइट से क्वेश्चन उठा लेंगे, कोई प्रीवियस ईयर का, ऐसे उठा के जल्दी से फटाफट मॉक टेस्ट के क्वेश्चन बना के दे देते हैं। तो कई बार हम ये भी देखते हैं कि मॉक में ना आउट ऑफ सिलेबस भी पूछा जा रहा होता है, तो बच्चे घबरा जाते हैं। तो ऐसी जरूर मतलब डरने वाली बात नहीं है। अगर आप है ना 50 के मतलब आप है ना जैसे बोल रहे हो कि आउट ऑफ 50 यानी 50 में से 40 प्लस नंबर आ रहे हैं आपके, तो ये भी आप समझ लो कि आप 50 के आसपास ही कर रहे हो अब जब मेन पेपर होगा। क्योंकि मेन पेपर में है ना केवल उतनी ही चीजें लगभग पूछी जाती हैं जो पूछी जानी चाहिए। समझ में आ रही है बात? जो सिलेबस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। किसी एक आध एग्जाम को छोड़ दो जिसमें मैं आउट ऑफ सिलेबस भी देते हैं, जैसे हरियाणा का जो एग्जाम होता है उसमें आउट ऑफ सिलेबस पूछते हैं सिलेबस देने के बाद भी। अब उनका क्या कर सकते हैं। ठीक है। बट मॉक में अगर आपके ना फुल में से फुल मार्क्स नहीं आ रहे तो ये घबराने की बात नहीं है। ठीक है। आप अपने आप को पॉजिटिव ही रखना, क्योंकि मॉक में आउट ऑफ सिलेबस के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। बस ऐसे ही है, कोई चीज बेचनी है आपको तो जल्दबाजी में काम करके तो देना ही होगा।
ऐसी कंप्यूटर की किताबें नहीं है, ढेर सारी गलतियां हैं, ढेर सारी, थ्योरी में भी गलती हैं, क्वेश्चन में भी गलती हैं, आंसर में भी गलती हैं। अब जिन लोगों ने किताबें बनाई हैं कंप्यूटर की, जो पब्लिकेशन हाउसेज हैं, सोचो उन्होंने कितनी जल्दबाजी में ये काम किया होगा कि उन्होंने गलतियां के साथ ही छाप दिया, प्रूफिंग भी नहीं करवाई किसी से, किसी कंप्यूटर वाले नॉलेज वाले व्यक्ति से भी नहीं पूछवाया होगा कि भैया कोई गलती तो नहीं जा रही, हम बुक पब्लिश करने जा रहे हैं, छाप दिया, लोग खरीद रहे हैं। चलो, यहां तक की कहानी सभी को समझ में आ गई या नहीं? ठीक। तो इंटरनेट का जो इतिहास है यानी हिस्ट्री है, ये हमें पता चल गई है। अब आगे देखिए, ठीक है। अब आगे देखिए, अगला जो पॉइंट है ना, उसमें मैं आपसे एक नॉलेज वाली बात है ना, नॉलेज के लिए एक बात पूछना चाहूंगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में जो इंटरनेट कनेक्शन चल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा कौन सा मीडियम या माध्यम का इस्तेमाल किया जाता होगा? यानी हम इंटरनेट चलाने के लिए वायर यानी तारों का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, या वायरलेस यानी बिना तार का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं? तो अगला जो हेडिंग है हमारा, वो लिखिए पहले तो। हेडिंग डालिए, दैट इज हाउ इंटरनेट वर्क्स। हाउ इंटरनेट वर्क्स, ठीक है। हिंदी में कहा जाएगा इंटरनेट कैसे काम करता है। इंटरनेट कैसे काम करता है, ठीक है जी। तो इंटरनेट कैसे काम करता है, इसका आंसर है ना हमें इसी तरीके से देना है कि इंटरनेट चलाने के लिए हम किस चीज का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तारों का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं या बिना तार का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, मेजरली क्या यूज होता है। क्योंकि दोनों ही तरीके हमें देखने को मिलते हैं, वायर से भी इंटरनेट चलता है और वायरलेस भी चलता है, यानी कि बिना तार का भी इंटरनेट चलता है। मेजरली क्या है, देखो मैं बताता हूं, आप लोग भी बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि मेजरली है ना, हम वायर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी कि तारों का, ठीक है भाई, तारों का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा होता है ज्यादातर। और जिस तार का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं इंटरनेट चलाने के लिए, उस तार का अपना एक नाम भी होता है, और उस तार को कहते हैं बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये नोट कर लीजिए, ऑप्टिकल फाइबर केबल, जिसको है ना दूसरे शब्दों में फाइबर ऑप्टिक्स भी कहा जा सकता है। क्या बोलते हैं बेटा, इसको फाइबर ऑप्टिक्स भी कह सकते हैं। समझ आ गई बात? अब आप बोलेंगे सर हम तो है ना अपने मोबाइल फोन में जब भी इंटरनेट चलाते हैं तो कोई तार नहीं होता, वहां तो वायरलेस ही होता है। या अगर मान लो मैं किसी वाईफाई से कनेक्ट होकर इंटरनेट चला रहा होता हूँ, जैसे कि किसी कंप्यूटर लैब में मान लो, या किसी साइबर कैफे में, नहीं साइबर कैफे में नहीं, किसी लाइब्रेरी में, तो वहां तो है ना वायरलेस ही होता है ना। किसी पब्लिक वाईफाई का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन पर या दिल्ली में कनॉट प्लेस पर, तो वहां पे भी कोई तार नहीं होता। तो ज्यादातर केस में तो वाईफाई जैसा ही हमें देखने को मिल रहा है ना। तो मैं आपको बता दूं, देखो ये जो वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है ना, ये लिमिटेड जगह पे ही देखने को मिलता है ना। बट पूरी दुनिया को अगर कनेक्ट करने की बात की जाएगी, पूरी दुनिया बहुत बड़ी है, पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूं मैं, तो उसको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, देशों को आपस में कनेक्ट करने के लिए वायर यानी कि तारों का इस्तेमाल ही ज्यादा किया जाता है। तो अगर तार की डिस्टेंस देखी जाए और वायरलेस की डिस्टेंस देखी जाए, तो फिर तारों की डिस्टेंस ज्यादा निकल के आएगी। समझ में आई बात? तो देखो जो इंटरनेट की तारें हैं ना, वो हर जगह पर हैं। आपके कॉलोनी मोहल्ले या आपके सेक्टर में जो पोल खड़े होते हैं, खंबे खड़े होते हैं ना, उन पर भी इंटरनेट की तारें जारी होती हैं। फिर ये इंटरनेट की तारें जमीन के अंदर अंडरग्राउंड भी होती हैं, और फिर जब एक देश से दूसरे देश तक इंटरनेट का डाटा भेजा जाता है, तब समंदर के नीचे भी इंटरनेट की तारें डाली जाती हैं। आप बोलेंगे सर समंदर के नीचे भी होती हैं? हाँ, समंदर के नीचे भी इंटरनेट की वायर या तारें होती हैं। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि इंडिया से अमेरिका तक इंटरनेट की तार जा रही है, तो शायद आपको ये हाइपोथेटिकल टाइप का लगेगा, सर इंडिया से अमेरिका तक वायर, बट ये ट्रू है। समंदर के नीचे आप इंटरनेट की तार, मतलब इंटरनेट की तारें बिछी हुई हैं, और उन्हीं तारों के थ्रू, वायर्स के थ्रू है ना, पूरी दुनिया में इंटरनेट का डेटा मूव करता है।
बट उन तारों को है ना ऑप्टिकल फाइबर केबल बोलते हैं, और या फाइबर ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। और ये विशेष प्रकार की तारें हैं जो पूरी दुनिया में इंटरनेट के लिए बिछाई गई हैं, डाली गई हैं। इन तारों के अंदर जो डेटा हमारा मूव करता है वो लाइट की फॉर्म में मूव करता है। ठीक है, तो ये बात हम लिख सकते हैं, लाइट, जिसको हिंदी में प्रकाश कहते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं लाइट फॉर्म में, यानी कि प्रकाश के रूप में डाटा मूव करता है। और ये बात आपको पता ही है कि पूरी दुनिया में, दुनिया ही कह दीजिए या पूरे ब्रह्मांड में कह दीजिए, पूरे यूनिवर्स में कह दीजिए, लाइट से तेज कोई भी ट्रेवल नहीं कर रहा है ना। तो इसीलिए लाइट का ही इस्तेमाल किया गया है ये विशेष प्रकार की केबल या तार को बनाने में, मतलब इसके अंदर डाटा को मूव कराने में। अब ये जो विशेष प्रकार की तार या केबल है ना, जिसे ऑप्टिकल फाइबर केबल कहते हैं, ये बेसिकली फ्लेक्सिबल ग्लास की बनी हुई केबल होती है, यानी एक ऐसा ग्लास वायर जो मुड़ जाता हो, ऐसा बनाया गया है। और इसके अंदर एक फिजिक्स का लॉ या फिजिक्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल में लाया जाता है, जिसको TIR कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें लाइट है ना एक एंगल पर जाके मुड़ जाती है और आगे बढ़ जाती है। तो इस तरीके से लाइट को ट्रेवल कराते हैं। जैसे लाइट को यहाँ से छोड़ा गया तो एक एंगल ऐसा रखेंगे जिससे लाइट ऐसे बेंड होकर यूं चली जाए, तो फिर वहां से टकरा के लाइट आगे चली जाए, और इस तरीके से लाइट आगे मूव कर जाती है। तो इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से बोला जाता है, TIR। और यही है ना इसके अंदर इस्तेमाल में लाया जाता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि पूरी दुनिया में ना मेजरली, यानी ज्यादातर केस में ना वायर का इस्तेमाल होता है, तारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मैं ना आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ जिसके थ्रू है ना हम ये जज कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में इंटरनेट की कितनी तारें बिछी हुई हैं। ठीक है, एक मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ। अभी आपको मेरे कंप्यूटर का डिस्प्ले कैप्चर दिखाई देगा, और उस डिस्प्ले कैप्चर में एक वेबसाइट ओपन करते हैं। ठीक है, ये मैंने है ना माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो वेब ब्राउज़र है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट एज कहा जाता है, उसे ओपन किया है, और उसके अंदर गूगल सर्च इंजन ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा सबमरीन। ये सबमरीन वही शब्द है जो पनडुब्बी के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। फिर लिखेंगे केबल मैप.com। ये है बेसिकली वो वेबसाइट, सबमरीन केबल मैप.com। इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर अभी आएगा आपके सामने, देखो ये है ना पूरी दुनिया का नक्शा है, जिसमें आपको हर एक देश दिखाई दे रहा होगा। यहाँ ऊपर रशिया है, यहाँ पर है ना मंगोलिया, चाइना, और यहाँ पर हमारा प्यारा भारत इंडिया भी दे रखा है। ये पूरा अफ्रीका हो गया, ये है ना साउथ अमेरिका हो गया, ये बीच में सेंट्रल अमेरिका हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, है ना ग्रीनलैंड। ये सब पूरा दुनिया का है ना नक्शा यहाँ पर बना के दिया हुआ है। और इसमें जो आपको रंग बिरंगे लाइन दिखाई दे रही है, कलरफुल जो लाइनें आपको दिख रही है ना, इन्हीं कलरफुल लाइनों को वायर्स कहेंगे। या फिर ऐसे कह दो, ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं कलरफुल, ये वायर्स हैं बेसिकली, जो समंदर के अंदर डाली गई हैं, नीचे डाली गई हैं। और ये डॉट डॉट जो आपको दिख रहे हैं, ये डेटा सेंटर्स हैं, यानी कि ये वायर जहाँ पर ओपन होती हैं उनको डेटा सेंटर कहा जाता है। जैसे हमारे पूरे इंडिया में है ना 5 जगह पर डेटा सेंटर्स बनाए गए हैं। एक तो है मुंबई में, एक है कोच्चि में, एक है त्रिवेंद्रम में, एक टुटीकोरिन में है, और एक है यहाँ पर चेन्नई में। तो टोटल मिला के 5 ही डेटा सेंटर हैं। इस बात को आप ऐसे लीजिए कि पूरे भारत का, पूरे वो इंडिया का जो डेटा है इंटरनेट वाला, वो इन्हीं 5 डेटा सेंटर के थ्रू पूरे वर्ल्ड में भेजा जाता है। और पूरे वर्ल्ड से इंटरनेट का डाटा जो आता है हमारे देश में, वो इन्हीं 5 डेटा सेंटर से रिसीव किया जाता है। और फिर इंटरनेट की जो वायर अंडरग्राउंड होती हैं जमीन के नीचे, उनके थ्रू पूरे भारत में भेजा जाता है। फिर ये वायर से है ना, मतलब वायर जहां पर खत्म होंगी, फिर वो उसके बाद हो सकता है वायरलेस, यानी कि बिना तार के इंटरनेट का डाटा आप लोगों तक पहुंचा दिया जाए। ठीक है, तो मेजरली जो देखा जा रहा है ना यहाँ पर, वो वायर को ही देखा जा रहा है। ठीक, ये सब तारे हैं, और एक देश से दूसरे देश के बीच में ना एक नहीं कई सारी तारें होती हैं, ताकि किसी भी इंटरप्शन की वजह से ऐसा ना हो कि कोई कभी इंटरनेट का डाटा ना पहुंच पाए। पता चले कि कोई अर्थक्वेक आ गया या कुछ कंडीशन खराब होने की वजह से इंटरप्शन आ गया, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि डाटा ना पहुंच पाए। हम दूसरे रास्ते से, दूसरे वे से भी डाटा पहुंचा सकते हैं। अब मैं आपको है ना ये इंटरनेट की जो वायर है ना वो दिखा देता हूँ। इंटरनेट वायर्स अंडर सी, एक बार देख लीजिए नॉलेज के लिए।
देखो इस तरीके के ना आपको फोटोग्राफ दिखाई देंगे गूगल पे, जिससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि इंटरनेट की तारें समंदर के नीचे कैसे हैं डाली गई हैं या कैसे होती हैं। देखो ये गोताखोर आपको दिखाई दे रहा है, डाइवर जो है ना, देखो ये मोटा सा पाइप है ना, यही वो वायर है। ये ऊपर तो पाइप जैसा है ताकि इस अंदर वाली वायर जो होती है उनको नुकसान ना पहुंचे, वरना अंदर से वायर ऐसे दिखती है। इस तरीके के तार होते हैं अंदर। ठीक है, तो ये समंदर में डाल दिए गए हैं और इस तरीके के शिप के थ्रू है ना समंदर में ये तारे डाले जाते हैं। फिर किसी कोस्टल एरिया में यानी कि समुद्री तटीय इलाके में इस तरीके से वायर बाहर निकलते हुए भी दिखाई दे सकती है। हर जगह नहीं दिखेगी, वरना लोगों की वजह से भी है ना ये तारे खराब हो सकती हैं। ठीक है, ये देखो शिप के थ्रू ये तारें समंदर के नीचे डाली जा रही हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, देखो ये तारें पड़ी हुई हैं, ये देखो वायर डाली जा रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से समंदर के नीचे है ना पूरा वायर का एक जाल जैसा बिछा दिया है पूरी दुनिया में। ये देखो एक डायग्राम के थ्रू भी दिखाया गया, देखो। ठीक है, तो इस तरीके से देखो यहाँ पर कोस्टल एरिया में ये वायर निकली होगी कहीं पर, फिर इसको जमीन के अंदर अंदर होके पूरे शहर में ले जाया जा रहा होगा, मतलब देश में ले जाया जा रहा होगा। तो इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट की तारों को बिछाने का जो काम शुरू हुआ था वो 1991 से 1991 से शुरू हुआ था। इसलिए मैंने आपको लिखवाया अभी कि 1991 से ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, WWW की जो शुरुआत हुई है यानी वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत हुई है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंटरनेट की शुरुआत हुई है, वो 1991 से शुरू हुई। ठीक है, फिर 1995 तक ही हमारे भारत देश तक वो वायर पहुंची थी, तब जाके इंटरनेट शुरू हो पाया था। समझ में आ गई बात? चलिए, अब देखो अगर आपसे कहा जाए कि आज की डेट में क्या हम है ना सैटेलाइट वगैरह के थ्रू इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहे हैं, तो आंसर है नहीं। हम और आप जैसे लोग तो अभी फिलहाल यूज नहीं कर रहे, खासकर हम भारतीयों की बात करें तो यूज नहीं कर रहे। बट पहले से ही, जब से शुरुआत से मैं बात बता रहा हूँ, इंटरनेट की जब शुरुआत से बात चल रही है, तब से सैटेलाइट के थ्रू भी इंटरनेट चलता था। बट आप और हम जैसे लोग यूज नहीं करते थे। साइंटिस्ट वगैरह या रिसर्चर्स वगैरह यूज करते थे सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन का। जैसे अगर किसी पहाड़ी क्षेत्र पर या किसी दूर दराज क्षेत्र पर चले जाएं, या आर्कटिक का जो रीजन है वहां चले जाएं, कोई साइंटिस्ट वहां रिसर्च कर रहे हैं पृथ्वी के एनवायरनमेंट के बारे में, तो उनको अगर इंटरनेट यूज करना है तो वहां तक केबल्स नहीं पहुंचाई गई हैं और ना पहुंचाना पॉसिबल है। और मान लो पहुंचा भी दिया जाए तो फिर वहां पर इतने लोग नहीं रहते कि जितना खर्चा आएगा उन तारों को वहां तक पहुंचाने का वो निकल के वापस आए। क्योंकि देखो यहाँ जितना भी सारा खेल है पूरे इंटरनेट का, उसमें प्राइवेट प्लेयर्स ज़्यादा होते हैं, यानी कि प्राइवेट कंपनियां, और उन्हें एक ही बात से मतलब है, पैसा मिलना चाहिए, सर्विस कहीं तक भी ले लो। अब सपोज दैट कि एक ऐसे एरिया में जहां लोग ही मान लो कुछ गिने चुने रहते हो, और वहां करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके आप इंटरनेट कनेक्शन पहुंचा दो, तो वो तो आपको 100 सालों में भी पैसा लौट के नहीं आएगा। तो कंपनी ऐसा लॉस क्यों करेगी? नहीं करेगी ना। तो इसीलिए पूरी पृथ्वी पर कुछ ऐसे रीजन भी होंगे जहां पर इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर है ही नहीं, आम आदमी के लिए है ही नहीं। बट अगर वहां पर कोई रिसर्चर्स या कोई साइंटिस्ट है ना गया हुआ है और उसे इंटरनेट चलाना है, तो उसके लिए सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन मुहैया कराया जाता है। तो सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट पहले से चल रहा था, आम आदमी यूज नहीं करते थे। बट दुनिया में एक आदमी ऐसा भी है जो आज से 50 साल आगे की बातों को सोच के चल रहा है, यानी वो फ्यूचर की बातों को है ना सोच के चल रहा है, जिसका नाम है एलोन मस्क, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है आज की डेट में, अमेरिका का ही। उसने है ना सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन को आम आदमियों तक पहुंचाने का जो प्रोजेक्ट था वो बहुत पहले से शुरू कर दिया था। उसने ये कहा कि पूरी दुनिया में कोई कहीं पर भी हो, उसे सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन जरूर मिलना चाहिए, ताकि इंटरनेट हर जगह पहुंच जाए। सैटेलाइट के थ्रू तो हर जगह पहुंच सकता है ना, क्योंकि सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटेगी, कृत्रिम उपग्रह, और पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई व्यक्ति हो उसे इंटरनेट मिल जाएगा। जैसे अगर आप हिमालय की चोटी पर जाके पहुंच जाएं और सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल ना करें, तो आपके पास इंटरनेट का कोई साधन नहीं होगा। बट सैटेलाइट के थ्रू अगर इंटरनेट चलेगा तो हिमालय की चोटी पर पहुंचकर भी आप लाइव आ सकते हैं, दिखा सकते हैं, देखो जी मैं हिमालय की चोटी पर पहुंच गया। अभी रिसेंटली है ना एक फोटोग्राफ डाली है एलोन मस्क ने, या किसी ने शेयर की होगी, उसमें है ना दुबई वगैरह के कुछ यात्री थे और वो एरोप्लेन में है ऊपर, है ना, वो सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल करके वीडियो कॉल कर रहे थे इलोन मस्क को। मतलब दुबई के नॉर्मल कोई आदमी नहीं होंगे, वहीं के जो पॉलिटिशियन है वही सब होंगे।
वो दिखाया गया है कि एरोप्लेन में बैठकर भी आप है ना इंटरनेट चला पा रहे हो, वीडियो कॉल कर पा रहे हो। समझ में आ गई बात। तो आज की डेट में ना एलोन मस्क का एक प्रोजेक्ट है स्टार लिंक, जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस बात को याद रखिएगा। स्टार लिंक, इस प्रोजेक्ट के थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन सैटेलाइट के थ्रू प्रोवाइड कराया जाएगा आम आदमियों को। इसमें अभी हमारे भारत का नाम नहीं आया, इंडिया में ये शुरू नहीं हुआ, बाकी और देशों में शुरू हो चुका है। इसके लिए पूरी पृथ्वी के चारों ओर करीब 40,000 से ज्यादा सैटेलाइट घुमाई जाएंगी, जिससे ये नेटवर्क बनेगा। समझ में आ गया। फिर इसके बाद आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको इंटरनेट मिलेगा हर जगह। आज की डेट में होता है ना, आप हिमालय इधर चले जाओ, हिमाचल की तरफ चले जाओ, पहाड़ों पे चले जाओ, वहां है ना सिग्नल ही नहीं आ रहे होते हैं। आप यही फेस करते हैं यार, देखना सिग्नल तो आ नहीं रहे, तो मोबाइल को अननेसेसरी आपको केवल फोटोग्राफ या वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है, बस इंटरनेट चल ही नहीं रहा होता है, ना टेलीफोन के सिग्नल आ रहे होते हैं। बट ऐसी दिक्कत अब आगे नहीं होगी। आप हिमाचल में, पहाड़ों पर, उत्तराखंड में कहीं पे भी चले जाओ, या किसी कोस्टल एरिया में भी चले जाओ, है ना, समंदर के बीच में चले जाओ, वहां पर भी आपको इंटरनेट कनेक्शन मिल रहा होगा। ठीक है। तो आज की क्लास को और आज की सभा को है ना हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में मैं अगले नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करूंगा, मतलब चैप्टर यही होगा, टॉपिक होगा हमारा इंटरनेट कनेक्शन। यानी कि अभी तक हमें कितने प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन देखने को मिले हैं, इनके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कुछ समय पहले डीएसएल शब्द के बारे में पूछा गया था एक पेपर में। तो डीएसएल बेसिकली डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन को कहा जाता है। तो ये ब्रॉडबैंड क्या होता है, बाकी इंटरनेट कनेक्शन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, ये सब चर्चा करेंगे हम अपनी अगली नेक्स्ट क्लास में। और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप सो क्या ना इंटरनेट के बारे में जो मैंने जानकारी आपको दी, ये आपको बखूबी समझ में आ गई होगी। अब अगली क्लास में मिलेंगे, आगे के पार्ट को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी जाते जाते यही बोलूंगा कि अगर किसी को कोई डाउट हो, ठीक है, बाद में पढ़ते समय, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी अपना डाउट भेजकर क्लियर कर सकते हैं। जितना जल्दी होगा मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। व्हाट्सएप नंबर मैंने क्लास के शुरुआत के 1 मिनट में दिया था। ठीक है जी। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।